पिछड़े और दलित में, चूंकि पिछड़ों का बड़ा वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, यानी अब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण बनिया पार्टी रही है, वो जितने सवर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ पिछड़ों की भी पार्टी। दलितों में मायावती की कमजोर स्थिति का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। उसको यह लगता है कि गैर जाटो जो समूह है, जिसमें पासवान हैं, खट्टिक हैं, सोनकर, ये सारे लोग हैं। हालांकि एक चीज मैं कहूंगा कि ये आंकड़ा थोड़ा सा मुझे, जो पासवान समाज का है वो 16% नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है जो 13% के आसपास है। उसके बाद जो सबसे बड़ा समूह है वो यादव और जाटव है जो 10% के आसपास है, मेरी जो जानकारी, जो आखिरी आंकड़ा जो था। लेकिन ये सारे समूह मिलकर बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं, या जिसको आप कहें कि उन सीटों पर जहां उनको लगता है कि ये थोड़ी मुश्किल का या नजदीकी मुकाबला होगा, वहां उनको पुश मिल सकता है। उसको पकड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, रुचि जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। रुचि जी, जिस तरह से रीजनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर कई ऐसे मंडल थे जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, पूर्वी यूपी और बात करें पश्चिमी यूपी की, उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी सवाल उठते थे, तो इस बार पश्चिमी यूपी का भी, सेंट्रल यूपी का रिप्रेजेंटेशन देकर पूरा ख्याल रखा गया है। रीजन वाइज बैलेंसिंग भी की गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ। बिल्कुल, देखिए, भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे यूपी के अभी कुछ दिन पहले तक, वो 2017 का जो मंत्रिमंडल था योगी आदित्यनाथ का, उसमें पंचायती राज मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, पुराने नेता हैं। तो ये तो साफ था कि उनको तो मंत्री जरूर बनाया जाएगा। वो जाट नेता है, मुरादाबाद से आते हैं, तो आप कह सकती हैं कि वेस्टर्न यूपी में भूपेंद्र चौधरी। दूसरा नाम, जो बड़ा नाम जो सुरेंद्र दिलेर का है, वो जाटव है। आप उनके परिवार में सोचिए कि उनके जो बाबा थे वो 6 बार के विधायक और 4 बार के सांसद थे। उनके पिताजी 1 बार के विधायक, 1 बार के सांसद थे। तो फैमिली में बहुत वहाँ पे इलाके में पकड़ है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है, इसलिए उनको मंत्री बनाया है। बाकी भी जो नाम हैं, आप कृष्णा पासवान को देख लीजिए तो आप बुंदेलखंड की तरफ आ जाएंगी, वो पास ही है। जैसा कि हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि मायावती तो यहाँ भी बहुत ही कमज़ोर हो गई है। आप सोचिए कि 2007 में जिन मायावती ने यहाँ बहुमत की सरकार बनाई थी, इस समय सांसद में एक भी सांसद उनका नहीं है, और विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक है। इतनी ज़्यादा वो कमज़ोर हो गई है, तो जाहिर है कि जो दलित वोट है वो छिटक रहा है। बीजेपी में काफ़ी बड़ी तादाद में वो गया, हमने देखा 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, लेकिन 2024 में वो वोट इंडिया गठबंधन को चला गया। तो अब बीजेपी की कोशिश यही है कि ये जो छिटका हुआ वोट है, जो 2024 में जिसका नुकसान उनको हुआ था, उसको वापस ले। अब ये तो साफ है पिनाज की जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बड़ा चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो मंत्री हैं उनमें हर जाति के लोग हों, हर क्षेत्र के लोग हों, तो उसका इस मंत्रिमंडल विस्तार में ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार में पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दलितों का रिप्रेजेंटेशन भी है, ब्राह्मण समाज से भी रिप्रेजेंटेशन है। आनंद जी, ब्राह्मणों की नाराजगी की बात बीच बीच में लगातार उठती रही, उनके कुछ सम्मेलन भी आयोजित होते रहे, सबने उनको लुभाने की भी कोशिश की, बटुक भी आए, और अब यहाँ पर जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसमें मनोज पांडे सपा से बगावत करके आए थे, ब्राह्मण चेहरा हैं, उनको जगह दी जा रही है। कहीं ना कहीं जो एक ब्राह्मणों को फॉर ग्रांटेड लेने का जो अप्रोच कही जाती थी, आरोप लगते थे, उसको भी अब उस करेक्टिव मेजर वहां पर भी किए जा रहे हैं, उस फ्रंट पर भी। आप पिनाज जी, मुझे लगता है ये करेक्टिव मेजर्स करने का दूसरा चरण है। भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव का पहला चरण पूरा कर चुकी है, और ये पहला चरण भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से मिलने जुलने का, जन संवाद का और सर्वे का, ये चरण उन्होंने पूरा कर लिया। इस पहले चरण से जो उनको फीडबैक मिला, उसी के अनुसार दूसरे चरण में मंत्रियों को जगह दी गई है। ऐसा मुझे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जानने वालों ने बताया कि पिछले 3 महीने से इस पे काम हो रहा था, और संगठन की पूरी टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। अगर आप ध्यान से देखें तो जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, कोई राजपूत साहब की, कैलाश राजपूत की, जो तिरवा से विधायक हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको एक बहुत दिलचस्प तथ्य बताऊं तो आपको याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो डिंपल यादव इनके विधानसभा क्षेत्र में 14,000 वोटों से पिछड़ गई थी, और सुब्रत पाठक उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 11,000 वोट से जीते थे। तो ये सारी चीजें, ये जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, हालांकि वो एक बार बसपा में जा भी चुके हैं, ये भी एक तथ्य है।
बावजूद इसके जितना आंकड़े जुटाए जा सकते थे उन आंकड़ों के आधार पर ये सारी फीडबैक के आधार पर तैयारी की गई है। और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जीत, यही एक मानदंड है मंत्रियों को बनाने में। जिस प्रकार से एक और बात का ध्यान रखा गया, हम लोग को हंसराज विश्वकर्मा की बात आप बता रही थी, जो काशी क्षेत्र से आते हैं, बनारस के 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका होती है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतों का प्रतिशत या मतों की संख्या भले कम हो गई हो, लेकिन ये हंसराज विश्वकर्मा साहब की निष्ठा पर कभी संदेह नहीं रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव में बहुत मेहनत की। मुझे लगता है उस मेहनत को और सीमेंट करने के लिए हंसराज विश्वकर्मा जैसे व्यक्ति को मंत्री पद दिया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री अगर क्या 2029 में वो बनारस से चुनाव चौथी बार लड़ते हैं तो फिर वो जीत का अंतर अपने पूर्व के जीत के अंतर के आसपास पहुंच जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं पिनाज की आज की जो तैयारी है इसको आम तैयारी से जोड़कर न देखा जाए, इसको भारतीय जनता पार्टी के 2027 के चुनाव की रणनीति के एक हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। वो हिस्सा जो उनके सर्वे और उनके फीडबैक सिस्टम ने उनको दिया, उसी आधार पर मंत्रियों को मंत्री पद दिए जा रहे हैं।